नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्षार और उसके भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण को कंप्लीट कर लिया था। यानी पिछले जितने वीडियो अपलोड हुए हैं इस लेसन में अम्ल को पूरी तरीके से बता दिया गया है और क्षार को पूरी तरीके से बता दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अम्ल के रासायनिक गुण भौतिक गुण कंप्लीट हैं और क्षार के रासायनिक गुण भौतिक गुण पूरे कंप्लीट हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आयनन क्रिया। देखो आयनन क्रिया क्या होती, पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे ध्यान दें। तो जो भी आयन बन रहे हैं उसे हम लोग ही आयनन क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आयनन किसे कहते हैं या आयन बनने को क्या बोलते हैं, आयन किसे बोलते हैं। पहले हमने, हालांकि आयन को हम पढ़ाएंगे संयोजकता लेसन में, जब पढ़ाएंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर करेंगे। अभी जो पीछे हमने पढ़ाया है उसको हम लोग क्लियर करते हैं कि जब हम लोगों ने HCl को पानी में घोला था तब यह H+ में टूटा था और Cl- में टूटा था। याद आप लोगों को आया है। इस H+ को हम लोग धन आयन बोलते हैं क्योंकि इस पे धन लगा हुआ है। इस Cl- को हम लोग ऋण आयन बोलते हैं क्योंकि ऋण इस पे लगा हुआ है। तो ये धन आयन हुआ, ये ऋण आयन हुआ। HCl अपने आयनों में टूटा। बेटा इसी चीज़ को हम आयनन की क्रिया कहते हैं। यानी अगर हम अम्ल को पानी में घोलेंगे तो वह हमको H+ आयन देगा, साथ में उसके जो भी होगा उसका वो ऋणात्मक आयन देगा। अगर हम लोग क्षार को घोलेंगे तो वह हमको OH- आयन देगा, साथ में उसके जो भी होगा उसके साथ में वो उसका धन आयन देगा। ठीक, कुल मिला के वो आयनों में टूटेंगे। HCl को देख लिया हम लोगों ने जो कि अम्ल था। अब KOH को देखिए जो कि क्षार है। इसको अगर हम लोग पानी में घोलेंगे तो ये K+ और OH- आयनों में टूटेगा। तो K+ OH- ये धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया। कुल मिला के जितने भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं वो सभी क्या पानी में घुलने पर अपने आप को आयनों में विभाजित कर देते हैं। इसी को हम आयनन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, कई बार रिपीट हो चुका है। अब आयनन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आयनन पर किस किस का प्रभाव पड़ेगा, तो उसको ध्यान से सुनिए। आयनन को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं, एक ताप और एक सांद्रता। देखिए ताप बढ़ाने पर आयनन की क्रिया बढ़ जाती है। जब कभी भी हम किसी विलयन का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें जो चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ हो, वो बहुत तेज़ी से अपने आयनों को तोड़ता है, बहुत तेज़ी से अपने आयनों को तोड़ेगा। यानी ताप बढ़ाने पर आयनन की क्रिया बढ़ जाती है। सांद्रता की बात करें, हमने आपको तनुकण में हमने आपको बताया कि सांद्र और तनुकण क्या चीज़ें होती हैं। सांद्र का मतलब होता है कोई चीज़ गाढ़ी हो, यानी उस चीज़ में अगर कोई चीज़ मिलाई गई है तो उसकी मात्रा अधिक हो। हमने उस समय एक उदाहरण भी आपको दिया था और ये बताया था कि जैसे पानी में चीनी की मात्रा अगर कम है तो वो तनु विलयन है, और पानी में चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो वह सांद्र विलयन कहलाता है। अब सांद्रता बढ़ने पर आयनन की क्रिया जो है वह घट जाती है। जो सांद्रता बढ़ाने पर आयनन की क्रिया जो है वो घट जाती है, और सांद्रता घटाने पर आयनन की क्रिया जो है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। यानी सांद्रता जो है वो क्या होती है, इसके उल्टा होती है, और इस उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं किताबी भाषा में, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। यानी विलयन की सांद्रता घटाने पर आयनन की क्रिया बढ़ जाएगी और आयनन की क्रिया सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे जानते हैं कि उदासीनीकरण क्या होता है। इसका भी इससे पहले जिक्र हो चुका है। देखिए अम्ल और क्षार दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं। विपरीत स्वभाव के जब लोग मिल जाते हैं तो वो अधिकतर उदासीन हो जाते हैं। जैसे आग और पानी की अगर हम बात करें, थोड़ी आग हो कहीं पर पानी हो, उन दोनों को अगर आप मिला दें तो क्या होगा, पानी भी थोड़ा बहुत ख़त्म होगा और आग भी दोनों ख़त्म होगी, दोनों एक दूसरे को समाप्त
कर देंगे तो वो दोनों उदासीन हो जाते हैं। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी होता है। आप जानते हो कि अम्ल और क्षार दोनों विपरीत स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल अलग अलग बिहेव करते हैं, बिल्कुल अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो अगर अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाए तो होगा क्या? अम्ल क्षार को आपस में मिलाने पर अम्ल अपनी अम्लता को छोड़ देता है और क्षार अपनी क्षारकता को छोड़ देता है। दोनों जो मिलकर के क्या बना देते हैं? दोनों मिलकर के एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। और दोनों मिलकर के उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं। अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने पर अम्ल अपनी अम्लता को छोड़ देगा, क्षार अपनी क्षारकता को छोड़ देगा। दोनों उदासीन हो जाएंगे और दोनों उदासीन हो रहे हैं, इसलिए इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया बोलते हैं। और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं लवण, और ढेर सारा पानी का निर्माण करते हैं। पानी को तो पानी ही बोलते हैं। एक उदाहरण लेके देख लेते हैं। हमारे पास एक उदाहरण है, ये HCl एक अम्ल लिया, NaOH क्षार लिया, दोनों को मिलाया तो NaCl, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं, ये साधारण नमक है जिसको हम लोग लवण बोलते हैं, और ढेर सारा पानी। कैसे बना होगा? ये H+ जो है, H+ और ये OH, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए? ये दोनों H2O बना लिए। साथ में ये वाला Na और ये वाला Cl, ये वाला Na और ये वाला Cl, ये मिलकर के क्या बना लिए? ये मिलकर के बना लिए हैं आपका नमक, साधारण नमक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग लवण बोलते हैं। अब इस क्रिया में ऊर्जा भी मुक्त होती है, यानी अम्ल और क्षार को आपस में जब मिलाया जाता है तब जो है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। इस उदासीनीकरण क्रिया में लवण और पानी का निर्माण होता है। साथ ही साथ इसमें ऊर्जा या तो उत्सर्जित होगी या तो अवशोषित होगी। उत्सर्जित होने का मतलब है बाहर निकलेगी, और अवशोषित होने का मतलब है वो सोखेगी। ये दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को हम उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। इसकी स्टैंडर्ड अगर हम परिभाषा की बात करें तो 1 ग्राम तुल्यांक की भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक की भार क्षार को आपस में मिलाने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित, यानी जो निकलेगी या जो सोखी जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण भी दिया है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिलाने पर 13.7 किलो कैलोरी, 13.7 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा जो है वो क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम लोग लवण पढ़ेंगे और लवणों के प्रकार अगली वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार।